आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। आरएलपी विधायक की गाड़ी चोरी हो गई। नारायण बेनीवाल की स्कॉर्पियो को चोरी कर लिया गया। राजधानी में वाहन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। आरएलपी विधायक की स्कॉर्पियो चोरी हुई। विधायक नारायण बेनीवाल की गाड़ी को चोरी किया गया। श्याम नगर इलाके में विवेक विहार से यह गाड़ी चोरी हुई। कल रात 11 बजे अपार्टमेंट के बाहर से गाड़ी चोरी हुई। विधायक नारायण बेनीवाल ने पुलिस कमिश्नर को सूचना दी। पुलिस ने नाकेबंदी करवाई। विधायक बेनीवाल बोले, एमएलए की गाड़ियां ही अगर चोरी हो रही हैं तो आम लोगों का क्या होता होगा। तो इस बार गाड़ी चोरी का शिकार बने हैं आरएलपी विधायक बेनीवाल। और अपार्टमेंट के बाहर ये गाड़ी खड़ी थी, इस गाड़ी को चुरा लिया गया। उसके बाद जब गाड़ी चोरी की जानकारी विधायक को मिली तो विधायक ने कमिश्नर को इसकी सूचना दी। कमिश्नर ने फिलहाल शहर में नाकेबंदी करवाई है। और प्रतिक्रिया ये विधायक की कि अगर आम विधायक की गाड़ी अगर चोरी हो रही है तो आम लोगों की गाड़ियों के साथ क्या होता होगा। और चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती भी जा रही हैं। भर्ती परीक्षा 2022 परीक्षा आयोजन को लेकर जालोर पुलिस सतर्क है। जालोर पुलिस ने 113 लोगों की सूची तैयार की। सांचौर के 68, भीनमाल के 17, रानीवाड़ा के 26, जालोर के 2 पेपर लीक गिरोह के सरगना रहेंगे पुलिस की रडार पर। सरकारी कर्मचारी, राजनेता, स्टूडेंट और तस्करों के नाम शामिल हैं। 23 और 24 जुलाई को ये रीट परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो दावा है कि इस बार तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और रीट भर्ती परीक्षा को लेकर एक सूची बनाई गई है। इस सूची में वो संदेहास्पद नाम शामिल हैं, वो डाउटफुल नाम शामिल हैं जो संदेह के दायरे में हैं, जिन पर शक किया जा रहा है कि ये जो है वो पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं में या तो शामिल रहे हैं और या जो है वो कहीं ना कहीं ये पुराने पेपर के दौरान पकड़े गए हैं। ऐसे तमाम लोगों के ऊपर नजर रहेगी, इनके मूवमेंट पर नजर रहेगी, क्योंकि आने वाली 23 और 24 जुलाई को रीट की परीक्षा फिर से राजस्थान में आयोजित की जा रही है। परीक्षा आयोजन को लेकर जालोर पुलिस सतर्क है। 113 लोगों की सूची तैयार की गई है। इसमें सांचौर के 68, भीनमाल 17, रानीवाड़ा 62, ये तमाम लोग पुलिस की रडार पर। इसमें सरकारी कर्मचारी भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, स्टूडेंट भी हैं। और जालोर के भी 2 लोग हैं जिनकी सूची बनाई गई है। अब ये जो 113 लोगों की सूची सरकार ने बनाई है, पुलिस ने ये जो सूची बनाई है, इन सभी के ऊपर जो है पुलिस की रडार रहेगी। यानी पुलिस इनकी पल पल की जानकारी रखेगी कि ये लोग दोबारा से इस तरीके की लीक में शामिल ना हो पाए। वो नाम कौन से हैं वो हालांकि पुलिस ने जो है वो अभी जारी नहीं किए हैं, लेकिन ये जरूर जानकारी दी है कि 113 ऐसे लोग हैं जिन पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहेगी। तो कोशिश ये की जा रही है पुलिस के जरिए कि इस बार रीट परीक्षा में किसी तरह की कोई धांधली ना हो। जालोर से खबर, जहां पर पुलिस ने 113 लोगों की सूची तैयार की है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार चुना है। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में धनखड़ के नाम का ऐलान कर दिया गया है।
राजस्थान के जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने धनखड़ को शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया है। जगदीप धनखड़ को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने न्यूज 18 संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत से बातचीत में कहा कि आज देश भर के आदिवासियों और किसानों में उत्साह की लहर है। एक किसान के बेटे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में ही संभव है। यह देश के लिए बड़े गौरव और ऐतिहासिक क्षण है। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को प्रत्याशी बनाने के बाद राजस्थान सहित पूरे देश भर में खुशी की लहर है। इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। राठौड़ साहब, राजस्थान के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले राज्यपाल जगदीप धनखड़ को प्रत्याशी बनाया एनडीए ने उपराष्ट्रपति का। किस तरीके से देखते हैं? न केवल राजस्थान के लिए बल्कि समस्त भारत के किसानों के लिए और जो पिछड़ा वर्ग है उन सब के लिए खास तौर से एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एक किसान पुत्र गांव से आने वाला, जिसने खुद अपने आप मेहनत करके राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, इन सब में अच्छा काम करा, देश सेवा करी और गवर्नर बने और गवर्नर के बाद आज उन्हें अवसर मिल रहा है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए एक अवसर मिल रहा है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतना शानदार चयन करा। देखिए, एक तरफ पहली आदिवासी महिला जिन्होंने अपनी सेवा करी पूरे जीवन भर इस देश की, उन्हें अवसर मिल रहा है, वो राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं और उन्हीं के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए एक किसान पुत्र जो गांव में किलोमीटर तक चल के जाते थे अपने स्कूल जाने के लिए, न जाने सैकड़ों नौजवानों के लिए आज एक भरोसा होगा, विश्वास होगा कि आज के नए भारत के अंदर मेरिट काउंट्स, देश सेवा काउंट्स और ये आप मेहनत करेंगे तो आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। हम सबको बहुत गर्व है आज धनखड़ साहब के लिए और ये भी राजस्थान के लिए खास बात है कि पहले श्री भैरव सिंह जी शेखावत उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं और अब फिर राजस्थान को मौका मिल रहा है और एक तरह से तो आप देखें तो पार्लियामेंट के दोनों सदन के अंदर राजस्थान की एक प्रेजेंस रहेगी। राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। इसलिए भी है क्योंकि अब संसद के दोनों सदनों में राजस्थान से आने वाले लोग प्रतिनिधित्व करेंगे। एक तरफ उच्च सदन में जगदीप धनखड़ जी होंगे, दूसरी तरफ लोकसभा में ओम बिरला जी स्थापित है। संसदीय कार्य प्रणाली को कितनी मजबूती से चला पाएंगे क्योंकि कानून की अच्छी परख है, संसदीय कार्य प्रणाली की अच्छी समझ रखते हैं और 30 साल से राजनीति में किस प्रकार से देखते हैं? सदन चल पाए और सही तरह उसका संचालन हो, ये एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है उपराष्ट्रपति की और उसमें धनखड़ साहब जिस तरह से मैंने कहा राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने सेवा दी हुई है, प्रशासनिक क्षेत्र का भी अनुभव है, लॉ भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बार एसोसिएशन, राजस्थान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं वो एक बार और संविधान को वो पूरी तरह से जानते हैं। उसी तजुर्बे से उन्होंने, उसी अनुभव से अपना कार्यकाल उन्होंने जो गवर्नरशिप थी बंगाल की वो बहुत अच्छी तरह से वहाँ निभाई। तो मुझे यकीन है कि जिस तरह की पेचीदगियां आती हैं, जिस तरह की चुनौतियां राज्यसभा के अंदर विपक्ष खड़ी करने की कोशिश करता है, सदन को चलने नहीं देता, अलग अलग कानून का वर्णन करता है, तो धनखड़ साहब उसको बहुत बढ़िया तरीके से संभाल पाएंगे। राजस्थान के लिए एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि अगले साल राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में जाट वर्ग से आने वाले और किसान पुत्र को मौका दिया गया है। कितना मजबूती भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में इस निर्णय से मिलने वाली है आपके अनुसार? इसमें मुख्य बात तो यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ओबीसी बैकग्राउंड से है, पिछड़े वर्ग से हैं, किसान समुदाय से आते हैं, किसान के वर्ग से आते हैं, उन्हें अपनी मेहनत का आज फल मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा, सैकड़ों ऐसे नौजवान होंगे जो कुछ समय पहले तक अपने आप को बिल्कुल वंचित मानते होंगे, इस देश के अंदर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा।
2014 से जो नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी ने करना शुरू करा है, जहां डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं चलती। आप किसी परिवार से हैं, सिर्फ वही एक कारण नहीं हो सकता आपको आगे बढ़ने का। आप किसी वर्ग विशेष से हैं, उस वही कारण बन जाए आपका, वो नहीं चलेगा। आपकी ये तुष्टिकरण की राजनीति, आप इस वोट बैंक से हैं इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, वो नहीं चल सकता। तो मुझे लगता है कि आज धनखड़ साहब के इस जो उपराष्ट्रपति बनने का आज उनको अवसर प्राप्त हो रहा है और प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की लीडरशिप ने उनका चयन करा है, उससे सैकड़ों लोगों का विश्वास जगा है। और निसंदेह अगर उसका लाभ हमें आने वाले चुनाव में होता है तो वो एक इनडायरेक्ट बेनिफिट है। और ये जो निर्णय है ये तो देश हित में सोचकर ही रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है और जिस प्रकार से जो निर्णय लिया गया है, ये जो सिलेक्शन है वो वाकई में सराहनीय है, क्योंकि एक तरफ आदिवासी तबके से आने वाली महिला को राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया, तो वहीं एक किसान के बेटे को अब उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध कर दिया गया है कि ये एक कार्यकर्ता की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को मौका देती है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं धनखड़ की जन्मस्थली झुंझुनू के किठाना गांव में धनखड़ को उम्मीदवार बनाने पर गांव में खुशी की लहर है। जैसे खबर पता चली, गांव किठाना में खुशी की लहर छा गई। लोगों ने धनखड़ को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने पर खुशी जताई और बीजेपी और प्रधानमंत्री का आभार जताया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और खुशियां मनाई। इतनी बड़ी खुशी है गांव में, हमारे गांव को नाम रोशन किया। हमारा इतना बड़ा गांव है, आज सारे गांव में दिवाली जैसी रात होगी। और जगदीप जी की तो क्या कहें सर, जगदीप जी ने अपना वकालत में नाम रोशन किया। बचपन में साहब जो मेरे से कुछ 3-4 साल बड़े हैं, लेकिन बहुत ही बुद्धि के प्रकट थे। छोटे बच्चे थे उसी टाइम से, मतलब इतने तेज थे बहुत ही हिसाब से। तो 5वीं तक तो गांव के थानों में पढ़े हैं वो। उसके बाद में 6ठी क्लास में गढ़ाना खुद में गए हैं। उसके बाद में उनका 1-2 साल वहाँ गए। उसके बाद में सैनिक स्कूल में चयन हो गया उनका। वहाँ से सैनिक स्कूल की पढ़ाई करके उन्होंने ला किया। ला करके हाई कोर्ट में वकील लगे। उसके बाद में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष लगे। और अब बात कोटपुतली की, जहां मनोहरपुर दौसा हाईवे स्थित नेकावाला टोल प्लाजा पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। यहां अलवर शहर विधायक से टोल कर्मियों ने आई कार्ड मांगा तो विधायक के ड्राइवर ने टोल कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है विधायक का ड्राइवर टोल कर्मियों से बहस कर रहा है। इसी दौरान उसने एक टोल कर्मी को थप्पड़ मारा। इसके बाद उसकी गाड़ी से डंडा निकाला, लेकिन लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत किया। दरअसल विधायक संजय शर्मा जयपुर की ओर जा रहे थे। नेकावाला टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों ने विधायक के ड्राइवर से विधायक का पहचान पत्र मांग लिया। इस पर विधायक ने पहचान पत्र दिखा दिया। बाद में ड्राइवर ने टोल मैनेजर को बुलाने की बात कही। इसको लेकर टोल कर्मियों और ड्राइवर में बहस हो गई। बहस के बाद टोल मैनेजर मौके पर पहुंचा और विधायक से माफी मांगते हुए उन्हें जाने का आग्रह किया। सूचना पर रायसर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 टोल कर्मियों को हिरासत में लिया। तो ये तस्वीरें हैं नेकावाला टोल की। मसला है कि विधायक की गाड़ी थी और ड्राइवर से आई कार्ड मांग लिया गया, यानी कि पहचान पत्र मांग लिया गया ताकि पता चल सके कि विधायक की गाड़ी है। और इस पर ड्राइवर साहब आग बबूला हो गए, बाहर निकले, थप्पड़ मारा और फिर ये पूरा झगड़ा यहां पर हुआ। पुलिस बुलाई गई। 3 टोल कर्मियों को हिरासत में लिया गया है क्योंकि गाड़ी जो है वो विधायक साहब की थी। ये तस्वीरें यहां पर टोल नाके से आम लोग आने और जाने दोनों के समय टोल देते हैं। फास्टैग के जरिए उनसे टोल लिया जाता है। और जब विधायक की गाड़ी यहां से गुजर रही थी तो ड्राइवर से आई कार्ड मांगा गया। ड्राइवर ने आई कार्ड दिखाया और दिखाने के बाद पूरा झगड़ा शुरू हुआ। हीरालाल सैनी कोटपुतली से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हीरालाल,
पूरे मामले को सिरे से समझना चाहेंगे आपसे। टोल कर्मियों को थप्पड़ ड्राइवर ने मारा और टोल कर्मी हिरासत में गए, क्या था पूरा माजरा? जी बिल्कुल आसिफ, मैं आपको बता दूं कि ये मामला शनिवार शाम का है। जो अलवर शहर विधायक संजय शर्मा है वो अपनी गाड़ी से जयपुर की ओर जा रहे थे। जैसे ही वो नेकावाला टोल प्लाजा के पास पहुंचते हैं तो जो टोल कर्मी थे उन्होंने उनसे आई कार्ड मांगा कि भाई आप विधायक हैं तो आई कार्ड दिखाइए। इस पर विधायक ने आई कार्ड भी दिखा दिया था और इसके बाद जो ड्राइवर ने बहस करते हुए टोल कर्मियों को मैनेजर को मौके पे बुलाने की बात की। उनका कहना था कि भाई आपने विधायक को कैसे रोक लिया और कैसे आपने आई कार्ड मांग लिया। इसको लेकर दोनों पक्षों में तनातनी हो गई। इसके बाद जो टोल मैनेजर थे वो मौके पे पहुंचे और उन्होंने विधायक से माफी भी मांग ली थी और उनको आगे जाने का आग्रह भी किया था। लेकिन जो ड्राइवर था वो उत्तेजित हो गया और आक्रोशित होते हुए उसने एक जो फास्टैग बना रहा था टोल कर्मी उसको चांटा जड़ दिया। इसके बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। सूचना पर है जो रायसर थाना पुलिस मौके पे पहुंची और विधायक की शिकायत पर है जो 3 टोल कर्मियों को हिरासत में लेके हवालात में बंद किया है। हीरालाल, इस टोल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? टोल मैनेजर की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई? टोल मैनेजर का कहना है कि हमने विधायक से माफी मांग ली थी, उनसे आग्रह किया था कि जो टोल कर्मी है वो पहचान नहीं पाए, उन्होंने आपने आई कार्ड दिखा दिया था, उसके बाद आपको जाने का आग्रह किया था, माफी मांग ली गई थी। उसके बाद जो विधायक का जो ड्राइवर था वो आक्रोशित हो गया और उसके बाद है जो उन्होंने टोल कर्मी को थप्पड़ जड़ दिया था। हीरालाल, उस शख्स की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई पुलिस में जिसको थप्पड़ लगा था ड्राइवर का? नहीं, अभी तक टोल कर्मियों की तरफ से या टोल प्रबंधन की तरफ से पुलिस थाने में कोई शिकायत नहीं की गई है। उनका कहना है कि हम इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते, इस मामले को यही रफा दफा कर दिया गया था। लेकिन हीरालाल, मामले को तो तूल मिल चुका है, 3 टोल कर्मी हिरासत में हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये पूरा वाकया घटा है उसमें कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है उसकी भी गलती सामने आ रही है। लेकिन जो टोल प्रबंधन उनकी तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई पुलिस को नहीं दी गई है जिसपे ड्राइवर के खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग की गई हो। लेकिन जो पुलिस है उन्होंने एहतियात के तौर पे, जब विधायक ने है जो डीजीपी और एसपी को शिकायत की तो एहतियात के तौर पे पुलिस मौके पे पहुंची और जो 3 टोल कर्मी थे उनको 151 के तहत बंद किया है। हीरालाल, अब महत्वपूर्ण ये भी है इस पूरे प्रकरण में, जब ये पूरा मामला सुर्खियों में आ चुका है, ये सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, ऐसे में विधायक की प्रतिक्रिया, विधायक ने कोई प्रतिक्रिया दी इस पूरे मामले को लेकर? जी, विधायक घटना के बाद जयपुर रवाना हो गए थे। उसके बाद विधायक से हमने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन नहीं लग पाया था। विधायक की तरफ से अभी तक ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हालांकि जो प्रारंभिक तौर पे जो बात निकल के आई, विधायक ने जो ड्राइवर को समझाने का भी प्रयास किया था और अपना आई कार्ड भी दिखा दिया था, लेकिन मामला इतना बढ़ गया था कि ड्राइवर ने है जो टोल कर्मी को थप्पड़ भी जड़ दिया था और आक्रोश में उन्होंने गाड़ी में रखा एक डंडा भी निकालने का प्रयास किया था और टोल कर्मी को मारने का प्रयास भी किया था। हीरालाल, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। देश की अदालतों में पेंडिंग करीब 5 करोड़ केसेस को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारों पर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव नहीं करने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जुडिशियल वैकेंसी और जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पेंडिंग केसेस के बढ़ने का बड़ा कारण है। Also, if we go outside the country or different parts of the world, we also face the same question: how many years the case takes place? You all know the reasons of the pendency. I need not elaborate. Already, I indicated this in the last Chief Justice Chief Minister's conference. You all know the very important reason is not filling of the vacancy, judicial vacancies, improve the judicial infrastructure. Judiciary is always ahead of trying to resolve all these issues. Only I request is that the government has to take up this pendency of filling the vacancies as well as providing infrastructure. And Nalsa is the best model and it is a successful story. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीजीआई सहित सुप्रीम कोर्ट के जजों और देश भर के हाई कोर्ट के सीजे की मौजूदगी में बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया और राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश का मुद्दा उठाया। गहलोत ने कहा कि सरकार कैसे बच गई, ये आश्चर्य हो रहा है, बस टच एंड गो का ही मामला था। हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर, सरकारें बदल रही, बताइए आप। गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी
शिंदे साहब बेटे हमारे, एक शिंदे ये बेटे हैं, एक शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं। ये तमाशा है कि लोकतंत्र है भी देश के अंदर, कैसे रहेगा लोकतंत्र? अगर चुनी सरकारें और ट्रेडिंग के बदले जाएगी, ये तो मेरी सरकार पता नहीं कैसे बच गई, लेकिन अच्छी हो रहा देश के अंदर। वरना मैं ये आपके सामने मैं खड़ा नहीं होता, नील जी के साथ सामने कोई दूसरे मुख्यमंत्री मिलता आपको, क्या चिंको का मामले था? कोई कैसे हो सकता है बताइए आप?